Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will start a new chapter of the phase equilibrium जो हम BSc आपका थर्ड ईयर था 6 सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। जो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था इनके एग्जाम्स हम कंप्लीट कराना एंड सॉरी फॉर डिले 2 या 3 डेज हम वीडियो नहीं डाल पाए ड्यू टू सम रीजंस। आई एम लिटिल बिजी। ठीक है, अब हम फेज इक्विलिब्रियम करते हैं। देखो फोटो केमिस्ट्री आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें सारी वीडियोस आपकी दे रखी हैं। हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। फोटो केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम्स नहीं है कि हम एक चैप्टर्स को इतना डिटेल ले पाएँ। उसकी हर एक न्यूमेरिकल्स तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर का 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे हम। सिंपल है। पहले तो जो इसमें फेज इक्विलिब्रियम में जो कंपोनेंट है, जैसे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपका फेजेज क्या होती हैं, जो टर्म आपके होल ऑफ द चैप्टर आपको काम आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें आपको पढ़ना है कि 1 कंपोनेंट सिस्टम वाटर का देखना है, आपको सल्फर सिस्टम देखना है, देन 2 कंपोनेंट सिस्टम यूटेटिक पॉइंट एंड 2। मतलब सिंपल चैप्टर है। और अगर इसमें आपके डायग्राम्स अगर आपने ठीक बना रखे हैं 1 कंपोनेंट सिस्टम का, 2 कंपोनेंट सिस्टम का, उसी को आपको एक्सप्लेन करना होता है इन वर्डिंग्स में। आपने टर्म सीख ली तो फिर बहुत ईजी रहता है और आपका नंबर्स कटने के चांस भी कम होते हैं इसमें। तो आप फोटो केमिस्ट्री कर लेना, देन हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर वो तो बिल्कुल छोटा 1 डेज में ही हम कंप्लीट करवा देंगे उसका। और जो आपका थर्ड चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट पहले ये नहीं करवाया क्योंकि वो हम 12th में ही पढ़ चुके हैं। आपका सॉल्यूशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, वो अब आई होप आपको आता होगा समझ। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे साथ में ही। ठीक है, अब देखो फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, मेनली एक फेज रूल देखेंगे हम। क्या होता है देखो, इक्विलिब्रियम मतलब हमें पता है कि फेजेस का मतलब क्या है। सिंपल फेज, जैसे आपने सुनी कि वाटर है आपके पास, सिंपल है, उसकी 3 फेज होती हैं। नॉर्मल वैसे तो 5 हम देखते हैं ना, बोस आइंस्टीन भी होती है एक स्टेट आपका सुपर कोल्ड लिक्विड वाली, उसको हम डिस्कस नहीं करें। मेनली आपके जैसे वाटर की आपके पास एक तो होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फेज होती हैं आपकी। ठीक है, तो फेज रूल में हम डील करते हैं कि स्टडी कैसे कर रहे हो आप। जैसे सिस्टम आपका होमोजीनियस है, हिट्रोजीनियस, मतलब फेज रूल में आपको हिट्रोजीनियस सिस्टम की डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम में किसके 2 फेज के साथ में, वो 3 फेज के साथ में है, अलग फेजेज ले रहे हैं, सेम फेज है। जैसे वाटर है, इसमें 3 कंडीशन हो सकती है आपका। जो वाटर लिक्विड है आपका, ये वो लिक्विड आपका किस में हो सकता है, गैस में हो सकता है। जैसे हम वाटर लेते हैं, सॉलिड है, वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है आपका, लिक्विड में हो सकता है। या आपका जो सॉलिड ही स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है H2 गैस के साथ। तो आपको पता है लिक्विड से गैस वाली कंडीशन कौन सी होती है, वेपराइजेशन होती है। सॉलिड से लिक्विड कौन सी होती है, फ्यूजन वाली कंडीशन होती है। सॉलिड से गैस क्या होता है आपका, सब्लिमेशन प्रोसेस, ये आपको पता है। ठीक है, फेजेज यहाँ पे चेंज हो रही है। देखो पहले सॉलिड और कंपोनेंट क्या होता है, देखो एक टर्म है, 3 कंपोनेंट चीज़ है ये। एक कंपोनेंट होता है, एक फेज होता है आपका, एक होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फेज रूल दिया था वैसे एक हम इसमें पढ़ेंगे। देखो ये रूल है आपका C-P+2, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। इसी से आपके आगे क्वेश्चन सोल्व होंगे क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि आपको जैसे 1 कंपोनेंट, तो हम डायग्राम बनाते हैं ना, वो जैसे वाटर का ही देखते हो 3 स्टेट होते हैं, तो हर एक पॉइंट करो पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना होता है कि कितनी है वहाँ पे। तो कंपोनेंट तो मतलब किस चीज़ की सिस्टम। अब यहाँ पे कंपोनेंट क्या, वाटर स्टेट, वाटर की अलग है। देखो यहाँ पे फेजेज अलग हो रही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट कंपोनेंट क्या है, सिर्फ वाटर ही है। अगर आपके मान ली सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट डाल दिया आपने, एक वाटर है, एक अनदर कंपोनेंट डाल दिया आपने, ठीक है, और अनदर लिक्विड डाल दिया आपने, उसका नेम जिसमें फॉर एग्जाम्पल बेंजीन डाल दिया आपने, वाटर के साथ लिक्विड, हम वैसे समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो वहाँ पे कितने होंगे, 2 कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, वाटर, और उसी की फेज 3 है। तो यहाँ इस कंडीशन में वाटर के लिए कंपोनेंट तो 1 हो गया और फेजेस यहाँ कितनी है, 3 है। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, कंपोनेंट तो 1, फेज आपकी 3 हो सकती हैं, और +2 करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया, -2 + 2 = 0। क्योंकि हम ये जो डायग्राम आपको समझाएंगे, आपको इस टाइप का डायग्राम आता है आपका। ये होता है आपका ट्रिपल पॉइंट, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो तीनों कंडीशन होती हैं आपकी यहाँ पे। जैसे सॉलिड होता है, गैस होता है, लिक्विड फेज होती है, आगे समझाएंगे हम आपको। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होती है इस पॉइंट पे, तो इसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। वहाँ पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये वो कंडीशन होती है वो। क्योंकि आप देख सकते हो कंपोनेंट 1 फेज 3 +2 गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आपका 0 आ गया। ठीक है, तो फेज को अगर आपको डिफाइन, तो फेज क्या होता है, सिंपल आप फेज बता पा रहे होगे हो। तो कोई भी होमोजीनियस, कोई भी फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट जिसको हम आसानी से सेपरेट कर पाएँ, कोई बाउंड्री, जैसे हम सेपरेट कर पा रहे हैं, सॉलिड स्टेट है, एक लिक्विड स्टेट, एक आपके गैसेस स्टेट है। ठीक है, तो आप अलग अलग निकाल सकते, जैसे मान लो आपको एक स्टेट के बारे में डिस्कस, तो वहाँ पे फेज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर 2 स्टेट देख रहे हो आप, लिक्विड, गैस, तो वहाँ पे P2 हो जाएगी। ट्रिपल पॉइंट पे फेज की वैल्यू कितनी, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे कैलकुलेट करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला देखो और इसमें आपके कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालो। अब आपको ये तो पता है कि सिस्टम दो होते हैं, एक होमोजीनियस सिस्टम होता है, एक हीट्रो। होमो मतलब होता है सेम फेज, वहाँ पे एक ही फेज मिलेगी। मान ली लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा वो होमोजीनियस, नेम से होता है आपका होमोजीनियस। एक होता है आपका हीट्रो, हीट्रो मतलब होता है डिफरेंट, मतलब टू भी हो सकते हैं, टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपका हीट्रोजीनियस सिस्टम में। ठीक है। तो अलग अलग आप देखते हो कि जो होमो में तो सिर्फ एक ही फेज होती है, बट जो हीट्रोजीनियस सिस्टम होता है ये सारे क्या है आपका मोर देन वन फेज, क्योंकि वाटर की एक से ज़्यादा फेज है, यहाँ पे दो फेजेज हैं। ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। अब कंपोनेंट है वो हम जैसे कंपोनेंट को देखो, कोई भी सिस्टम में आप देख रहे हो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, जो भी इसमें कंस्टिट्यूएंट क्या है। अगर कंपोजिशन हर एक फेज की आपको एक्सप्रेस करनी है, डायरेक्टली कर रहे हो आप, इनडायरेक्टली कर रहे हो केमिकल रिएक्शन के टर्म में, तो वो उसकी आप डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो, अपनी बुक्स में पढ़ सकते हो। सिंपल समझाने का आपको बताना चाहिए क्या है फेजेस, आपको पता चल गई होगी। कंपोनेंट सिंपल जिसकी हम स्टडी, जैसे यहाँ पे वाटर एक कंपोनेंट सिस्टम, तो यहाँ पे कंपोनेंट की वैल्यू 1 आ गई, फेज 3 2। ठीक है। तो ये कम हो गया आपका। जैसे वन कंपोनेंट सिस्टम है, इसी को तो ये बोलते हैं ना, जैसे एग्जांपल आता है आपका वन कंपोनेंट सिस्टम होता है एक वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम। सल्फर में भी क्या होता है कि सल्फर कंपोनेंट तो एक ही रहता है, एक ही हम डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे फेजेज अलग होती है। सल्फर के 4 टाइप होते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड, वेपर, वेपर सल्फर। तो फेजेज पी की वैल्यू तो यहाँ पे 4 होगी, बट सल्फर में कंपोनेंट की वैल्यू तो 1 ही रहती है, मतलब एक ही थिंग्स की हम स्टडी कर रहे हैं। टू कंपोनेंट में मान लिया 2 कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ये रिएक्शन देखी होगी अपनी कैल्शियम कार्बोनेट वाली, तो ये किस में टूटती है, CaO प्लस में CO2, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो रहे हैं। ठीक है। और फेजेस आपके 3, या जैसे ये दोनों सॉलिड में होते हैं, ये आपका गैसेज में होता है। तो ये आपके क्या है, एक 2 कंपोनेंट सिस्टम है। तो आप ये देख सकते हो CA और CO2 यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो गए, तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो हमने देखा है कि 1 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है आपका और 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है। यहाँ वैल्यू पुट करो इसमें और फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ पर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट पता चल गया, फेज तो आप निकाल लोगे। कई बार क्या होता है जो भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, उससे निकालना हो, जैसे एक फॉर्मूला आपको काम आएगा फिर यू, जैसे जब हम नंबर ऑफ कंपोनेंट को ही हम कैलकुलेट करते हैं, ये C कैलकुलेट करना हो आपको रिएक्टिव सिस्टम में, मींस आपने 2 रिएक्शन, 2 कंपाउंड को मिक्स किया, उन्होंने आपस में रिएक्शन करके अनदर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर ली, तो वहाँ पे आपको कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है C=S-E-R। यहाँ पे S क्या है ये देखो आप, C तो हो गया आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट कितनी है, ठीक है, और एस का मतलब क्या है कि कितने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सिस्टम में, हम एग्जांपल से समझाएंगे आपको। और ई का मतलब है कि कितनी इक्वेशंस बन रहे, केमिकल रिएक्शन कितनी है। आर का मतलब चार्ज की न्यूट्रलिटी, कोई रेस्ट्रिक्शन है या नहीं। ठीक है। तो आप इससे कैलकुलेट करते हो कि कितनी है उसमें सिस्टम में ले रहे हो। ठीक है। अब आप इसमें है ना कोई भी एग्जांपल्स लेके आप इसको समझ सकते हैं कि हमें कैसे कंपोनेंट्स की हम वैल्यू डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल आपको जैसे एग्जांपल दे दिए, ऐसे सिस्टम दे देते हैं कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे दे दिया आपका KCl NaCl और ये दे दिया आपका H2O सिस्टम है। ठीक है। आपने अज्यूम कर लिया कि कोई भी डिसोसिएशन, यहाँ पे कंपोनेंट कितने होंगे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आपकी, मतलब हम निकालनी है हमें कंपोनेंट की। तो एस का मतलब कितनी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो एस की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, इस केस में 3 है। और हमने मान लिया ई क्या था, केमिकल रिएक्शन, और आप पहला केस आप ये ले रहे हो, इसमें कोई भी डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इनका टूट नहीं रहा है। मान लें KCl का NaCl के साथ रिएक्शन की तो क्या बनेगा, NaCl प्लस KCl बनेगा, टर्म तो वही। तो हमने मान लिया कि इसमें कोई डिसोसिएशन नहीं होता, यहाँ पे ई की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, आर कोई रेस्ट्रिकेशन भी नहीं है, तो कंपोनेंट कितने आगे 3 आगे, क्योंकि ये तो 0 होगी। तो एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है आपका कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब टूट रहे हैं आपका, तो टूटने क्या क्या आयन बनेंगे, आयन देखो फिर आप K पॉजिटिव बनेगा एक आयन, एक आपका Cl नेगेटिव आयन बनेगा, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन जो कॉमन है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान ली एक आयन Cl नेगेटिव यहाँ पे आ ले तो दोबारा लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्लीट आयन आपका NaCl था, यहाँ क्या था आपका KCl था। वाटर में क्या, एक वाटर खुद आयन में टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब काउंट कर लो इसको कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो आपके पास जो S की वैल्यू है, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए आपका 8 हो गए। तो अब आपको समझ आ रहा होगा 8 कैसे आया, टोटल नंबर ऑफ आयंस देखते हो कितने कंपोनेंट वाला सम। तो S की वैल्यू तो हो गया आपके 8। ई होता है केमिकल रिएक्शन। अब इनमें रिएक्शन करवा के देखो क्या क्या हो सकती है। एक रिएक्शन तो ये हो रही है कि KCl ब्रेक हो रहा है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। दूसरी रिएक्शन क्या हो रही है कि NaCl डिकम्पोज हो रहा है Na पॉजिटिव Cl में। और तीसरी रिएक्शन क्या हो रही है कि H2OH पॉजिटिव OH नेगेटिव में। तो 3 हो गए। तो C= क्या था S - E, तो S आपका 8 हो गया, केमिकल रिएक्शन 3 होगी। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी की कंडीशन लगती है कि H और OH दोनों बराबर हो सकते हैं।
एक कंडीशन, और एक CL आपका इसमें एक सेम वाला आ गया, तो 2 कंडीशन लगा दी आपके पास। तो ये इसमें सॉल्व करो तो 5 में से 2 गया तो 3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अगर आपने मान लिया कि KCL और इनिशियल इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे रेस्ट्रिकेशन आपकी क्या हो जाएंगी, एक और बढ़ जाएगी, तो आपके दोनों यहाँ पे भी वैल्यू 3 आ जाएगी, तो इसका वैल्यू 2 निकल आएगी। तो इस टाइप से कई बार आपके न्यूमेरिकल्स दे देते हैं, उसमें पूछ लेंगे आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करो, ऐसे सिस्टम दे देंगे, तो आप इस इक्वेशन से निकालो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना हो तो C - P वाले 2 से निकालो। ये तो हमने सिंपल टर्म डिस्कस किए कि कंपोनेंट क्या, फेज डायग्राम क्या है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या। इसमें आप ये देखोगे, अपने बुक से एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।